आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशंस और बताऊंगा कि कैसे हम जनरेटिव एआई के इन टूल्स को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। इतना ही नहीं, ये टूल्स हमें हेल्प करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी। आज के इस डेमो में मैं यूज करूंगा चैट जीपीटी 5 का फ्री वर्जन, और जो भी कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो एप्लीकेबल हैं दूसरे जेनेआई टूल्स जैसे क्लॉड, परप्लेक्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के लिए भी। तो और शुरू करते हैं अपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट से, जो है हेल्प मी प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब मैं इसके आउटपुट को एनालाइज करूं तो ये मुझे बहुत सारे स्टेप्स बता रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट इंटरव्यू स्टेजेस, टेक्निकल प्रिपरेशन में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का टॉपिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज, मिड और सीनियर लेवल के लिए सिस्टम डिज़ाइन का नॉलेज, डिफरेंट टूल्स और एनवायरनमेंट का नॉलेज, बिहेवियरल और एचआर क्वेश्चंस भी, और मॉक इंटरव्यूज की स्ट्रेटजी और चेकलिस्ट भी दे रहा है। लास्ट में 7 डेज टारगेटेड प्रिपरेशन प्लान भी सजेस्ट कर रहा है। चलिए अब मैं इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ, और ये है हेल्प मी प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू ऑफ अ बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। यू एक्ट एज एन एक्सपर्ट एंड हेल्प मी प्रिपेयर। और इस केस में चैट जीपीटी मुझे बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है एज कंपेयर टू द अर्लियर वन। टेक्निकल फ्रंट पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, डेटाबेसेस, एपीआई एंड नेटवर्किंग, सिस्टम डिज़ाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स में किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए अलोंग विद द एग्जाम्पल क्वेश्चंस। और फाइनली 3 वीक का प्रिपरेशन प्लान भी शेयर कर रहा है। ना ये सारा आउटपुट आ कहाँ से रहा है? सो बेस्ड ऑन द नॉलेज बेस ऑफ दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये आउटपुट जनरेट हुआ है, और इसमें इसके पास इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन, कॉमन इंटरव्यू स्ट्रक्चर, इंटरव्यू प्रिपरेशंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस की सब नॉलेज है, जिसके बेस पे ये आउटपुट जनरेट हुआ है। बट रिजल्ट्स डिफरेंट है बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट। जेनेरिक प्रॉम्प्ट से जेनेरिक रिजल्ट मिल रहा है और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट से स्पेसिफिक रिजल्ट मिल रहा है। और यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कि कैसे हम अपने प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन करते हैं ताकि हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिले। और यही है इस कोर्स का मेन फोकस भी। और मैं इसमें कवर करूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, 5 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, टेम्पलेट्स और एग्जाम्पल्स। एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स में मैं कवर करूंगा रोल प्ले, बाउंड्रीज और एग्जाम्पल्स। और इसके बाद प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क, जिसमें मैं कवर करूंगा शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग एंड रीजन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। और हम शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री से। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है या आप ऑलरेडी इसकी हिस्ट्री जानते हैं तो आप इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका मेन फोकस मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश पर है, जिससे वो इंसानों की तरह सोच सके और डिसीजंस ले सके। 1950s और 1960s के दौरान एआई रिसर्च काफ़ी पॉपुलर हुआ, जहां सिंबॉलिक एआई और लॉजिकल प्रोग्रामिंग पे काफ़ी जोर दिया गया। बाय द वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेज का यूज़ पहली बार 1956 के डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच मशीन लर्निंग, जिसका फोकस एल्गोरिदम्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू डेटा से सीखने पर था। ना 80s और 90s के दौरान डेटा ड्रिवन अप्रोचेस जैसे सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काफ़ी पॉपुलर भी हुए, और इसने प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और क्लस्टरिंग जैसे टास्क में काफ़ी हेल्प भी किया। और इसके बाद आया डीप लर्निंग, जिसका फोकस न्यूरल नेटवर्क्स पर है जो ब्रेन के इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स को मिमिक करता है। 2012 के बाद ये टेक्निक काफ़ी पॉपुलर हुआ, और इसने हेल्प किया इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स पैटर्न डिटेक्शन जैसे टास्क को आसान और बेटर बनाने में। और इसके बाद आया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसका फोकस था ह्यूमन लैंग्वेज को समझना और जनरेट करना। 2010 के दौरान ये टेक्स्ट एनालिसिस, ट्रांसलेशन और कॉन्वर्सेशनल एआई जैसे एरियाज में काफ़ी पॉपुलर हुआ। और फाइनली आया जनरेटिव एआई, जिसमें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करें तो इसका फोकस ह्यूमन जैसे टेक्स्ट,
इमेजेस और कंटेंट जनरेट करने पे है। 2020 के बाद GPT-3, डाली और चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स ने इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही पॉपुलर बना दिया है। ये एआई टूल्स कंटेंट बनाने, कोड लिखने, डॉक्यूमेंट को समराइज करने, क्रिएटिव राइटिंग लिखने या और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। ये जनरेटिव है बिकॉज ये नया कंटेंट जनरेट करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो। और एआई यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें हम एडवांस एल्गोरिदम्स और मॉडल्स को यूज करते हैं, जो एग्जिस्टिंग डेटा से पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को समझता है। और ये मॉडल्स नए कंटेंट जनरेट करते हैं जो कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। और यही है जनरेटिव एआई का कोर कॉन्सेप्ट। अब एक छोटा सा सरप्राइज, ये जनरेटिव एआई कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी 2020 के बाद से काफ़ी बढ़ी है, जब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे GPT-3 और उसके सक्सेसर्स ने टेक्स्ट जनरेशन में रेवोल्यूशन ला दिया है। और इसका इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन है गूगल ट्रांसलेट जो 2006 में लॉन्च हुआ था, सीरी जो 2011 में और एलेक्सा जो 2014 में लॉन्च हुआ था। इतना ही नहीं, आपके फ़ोन पे जब आप मैसेज या मेल को ऑटो कंप्लीशन फीचर देखते हैं, वो भी जनरेटिव एआई का एग्जाम्पल है। सो जनरेटिव एआई का इतना हाइप क्यों है? नाउ एज कंपेयर टू गूगल ट्रांसलेट, सीरी और एलेक्सा, चैट जीपीटी एकदम से पॉपुलर हुआ था। उसके 100 मिलियन यूजर्स 2 महीने में आ गए थे। और इसका रीज़न है चैट जीपीटी ने नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। और ये टूल सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, बल्कि ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को समझकर डिटेल्ड और कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट रिस्पॉन्स भी देता है। ना अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करते हैं। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड हैं जो वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा से ट्रेन किए गए हैं। और ये मॉडल पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को समझते हैं। अनलाइक ह्यूमंस जो कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को समझते हैं, ये मॉडल पैटर्न्स को रजिस्टर करते हैं और वर्ड्स के और फ्रेजेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स, ये मॉडल नया टेक्स्ट जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब हम बोलते हैं द स्काई इज, सो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स दिमाग में आंसर आता है ब्लू, क्योंकि हमें पता है कि स्काई ब्लू दिखता है। बट एलएलएम को स्काई नहीं दिखता है। बट इसके पास ये पैटर्न है कि जब भी स्टेटमेंट आती है द स्काई इज, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि बेस्ड ऑन इट्स लर्निंग, ये समझता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में ब्लू शब्द का इस्तेमाल करना है और ये ब्लू आंसर देता है। नाउ अगर मैं एक नया एलएलएम ट्रेन करता हूं और जिसमें मैं इंश्योर करता हूं जो स्टेटमेंट स्काई इज ग्रे ही जा रही है, तो उस केस में जब भी मैं द स्काई इज स्टेटमेंट शेयर करूंगा एलएलएम के साथ, तो वो ग्रे वर्ड यूज करेगा इंस्टेड ऑफ ब्लू। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। इस पूरे प्रोसेस में एलएलएम के पास 3 आउटपुट्स हैं। पहला है पैरामीटर्स। नाउ पैरामीटर्स वो सेटिंग है जो मॉडल के बिहेवियर को डिफाइन करती है। पैरामीटर्स हेल्प करते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है बेस्ड ऑन एवरीथिंग इट हैज लर्नड। जितने ज्यादा पैरामीटर्स मॉडल के पास होते हैं, उतना ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न और रिलेशनशिप को समझ सकता है और उतना ही स्मार्टर और एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे सकता है। बाय द वे, दे से चैट जीपीटी 5 के अंदर 175 बिलियन प्लस पैरामीटर्स हैं। नाउ दूसरा है ट्रेनिंग डेटा। ये ट्रेनिंग डेटा है जो मॉडल को इस दुनिया के बारे में सारी नॉलेज देता है। और ये इंक्लूड करता है पब्लिक इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटल बुक्स एंड आर्टिकल्स, सॉफ्टवेयर कोड रिपोजिटरीज और एनी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है। और मॉडल को हेल्प करता है कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को समझाने में, सो दैट ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के मीनिंगफुल आंसर दे सके। ना ये पैरामीटर्स और ट्रेनिंग डेटा एलएलएम का पार्ट है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा इनपुट है प्रॉम्प्ट। और यही एक वेरिएबल इनपुट है। प्रॉम्प्ट वो इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम मॉडल को देते हैं ताकि वो हम समझ सके कि हमें क्या चाहिए। जैसे मैं प्रॉम्प्ट को डिजाइन करूंगा, उसी के बेसिस पे ये एलएलएम मुझे आउटपुट देगा। और फाइनली है एक आउटपुट जो तीनों इनपुट के बेसिस पर जनरेट होता है। तो चलिए अब हम इस प्रॉम्प्ट्स की साइंस और आर्ट को समझते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
और सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रॉम्प्ट है क्या। सो प्रॉम्प्ट इज अ नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और क्वेरी जो हम जेन मॉडल को पास करते हैं। ये मॉडल बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट आउटपुट जनरेट करता है, और प्रॉम्प्ट कितना स्पेसिफिक, डिटेल्ड या जेनेरिक है, ये आउटपुट की क्वालिटी को डायरेक्ट करता है। अब मैं कई सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप प्रॉम्प्ट्स को स्पेसिफिक और इफेक्टिव बना सकते हैं, सो दैट एलएलएम हमें डिजायर्ड आउटपुट दे सके। और शुरुआत करते हैं 5 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग से। और सबसे पहला है क्लियर एंड स्पेसिफिक। तो जितना क्लियर और स्पेसिफिक आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही सटीक जेन एआई का आंसर भी होगा। और ये हमने सबसे पहले वाले प्रॉम्प्ट में देखा कि जब मैं जेनेरिक प्रॉम्प्ट से स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट की तरफ गया, तो किस तरह से मेरा आउटपुट चेंज हुआ। सो जब मैंने एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट लिखा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो जेन एआई को उस टाइम पे नहीं पता कि मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है और मुझे किस टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। तो उसने मुझे एक जेनेरिक स्ट्रक्चर शेयर किया जिसमें वो डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया। और अगर मैं मिड सीनियर रोल के बारे में अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसने मुझे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में भी सजेशन दिया, और एंड में 7 डे का एक प्रिपरेशन प्लान भी दिया। पर जब मैंने अपने इस प्रॉम्प्ट को स्पेसिफिक किया कि मुझे बैक एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है और मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो बेस्ड ऑन दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन उसने मुझे बैकएंड लैंग्वेज की मास्टरी के बारे में बोला, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स जो बैकएंड की तरफ फोकस करते हैं उस पे फोकस करने को बोला। उसने डेटाबेस, एपीआई और नेटवर्किंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया। डिपेंडिंग ऑन कि 4 साल के एक्सपीरियंस वाले डेवलपर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है, उसने मुझे एक अलग और डिफरेंट प्लान प्रिपेयर करके दिया। अब मैं आपके साथ कुछ और एग्जांपल शेयर करता हूँ जेनेरिक और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स के। ना इस केस में देखिए, मेरा पहला जेनेरिक प्रॉम्प्ट है समराइज दिस आर्टिकल इन सिंपल वर्ड्स अगेंस्ट समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस न्यू आर्टिकल अबाउट क्लाइमेट चेंज इन सिंपल लैंग्वेज इन 3 to 5 सेंटेंसेस। नाउ स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के केस में नो मैटर मेरा ओरिजिनल आर्टिकल कितना भी बड़ा है, वो मुझे 3 से 5 सेंटेंसेस का आउटपुट ही देगा और वो सिंपल लैंग्वेज में होगा। अगेंस्ट द जेनेरिक प्रॉम्प्ट जो शायद मुझे पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट्स में समरी दे, और मुझे ये नहीं पता कि वो कितने लाइन्स है, कितना बड़ा आउटपुट वो देगा। ये भी हो सकता है कि अगर मेरा वो आर्टिकल 5000 वर्ड्स का है, तो उसका समरी भी अकॉर्डिंगली वो उतना ही बड़ा दे ना। अगला है राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। ना इस केस में मैंने जेने को कुछ नहीं बोला कि क्या करना है, सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है। सो ये अपने नॉलेज बेस के हिसाब से एक शॉर्ट स्टोरी लिख देगा। बट जब मैं एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो जाते हैं और बाद में वो क्लोज आते हैं, तो उस केस में जो उसकी स्टोरी होगी वो बहुत ही डिफरेंट होगी। नाउ जो तीसरा है एक्सप्लेन हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क। अगेन जेन एआई को नहीं पता कि ये फोटोसिंथेसिस वर्क का जो आउटपुट है वो किसके लिए है, चाहे वो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए है या किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए है। उसमें किस लेवल की लैंग्वेज और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है। अगेंस्ट द स्पेसिफिक, जहां मैं उसे बोल रहा हूँ कि मुझे फोटोसिंथेसिस कैसे प्लांट्स में काम करता है, और इसको आप सिंपल लैंग्वेज में जो 12 साल के बच्चों के लिए सूटेबल हो उसमें दो, और उसके प्रोसेस को भी स्टेप बाय स्टेप मेंशन करो। और आखिरी है गिव मी टिप्स फॉर स्टेइंग प्रोडक्टिव व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। अगेन किस तरह के टिप्स, क्या टिप्स, अगेन इट्स अ वेग। सो इस केस में भी एलएलएम मॉडल अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी लर्निंग के हिसाब से मुझे वो कुछ टिप्स देगा। अब वो टिप्स 4 हैं, 5 हैं या 10 हैं, वी डू नॉट नो। अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट की मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे 5 प्रैक्टिकल टिप्स दो फॉर स्टेइंग फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग फ्रॉम होम, स्पेशली फॉर समवन वर्किंग इन अ बिजी हाउसहोल्ड। सो ये है कुछ एग्जांपल्स क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स के। बाय द वे जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, ये सारे गिटहब में भी अवेलेबल हैं। अब डिस्कस करते हैं अगला पिलर जो है डायरेक्ट। नाउ चैट जीपीटी या कोई और जनरेटिव एआई एप्लीकेशन एक टूल है, और जब हम इस टूल से इंटरैक्ट करते हैं तो हम इसको डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक प्रॉम्प्ट शेयर करता हूँ, कैन यू प्लीज राइट एन एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू शेयर द कॉजेज एंड द इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। वैसे इसमें कुछ गलत नहीं है, हम अपनी मैनर्स शो कर रहे हैं, बट चैट जीपीटी जो एक
टूल है उसको इन प्लेजेंटरीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं जितने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करूँगा उतना ही एफर्ट लगेगा चैट जीपीटी को मेरे सवाल को समझने में। रिमेंबर ये एक एआई टूल है जो हमारे क्वेश्चंस को गेस करता है और उसके बेसिस पे ये रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। जिस तरह से आप इस प्रॉम्प्ट को समझ के इसका मीनिंग डिसाइफर कर सकते हैं, चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम ऐसे नहीं कर सकता। रिमेंबर ये रिलाय करता है पैटर्न रिकॉग्निशन और वर्ड्स या फ्रेजेस की रिलेशनशिप पे। तभी मैंने बोला कि ये क्वेश्चन को गेस करता है और उसी के बेस पे ये आंसर भी गेस करके हमको देता है। सो जितना मेरा प्रॉम्प्ट क्लियर, स्पेसिफिक और डायरेक्ट होगा उतना ही एफर्ट कम लगेगा चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल को क्वेश्चन को गेस करने में और एक अप्रोप्रिएट आंसर देने में। और तीसरा है कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड। नाउ ये जनरेटिव एआई कोई माइंड रीडर तो है नहीं, ये उसी इंफॉर्मेशन पे काम करता है जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और जब मैं इस टूल को कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड प्रोवाइड करता हूँ तो ये अपना रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली चेंज करता है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं आपके साथ एक प्रॉम्प्ट शेयर कर रहा हूँ। राइट एन एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, आई वांट टू यूज दिस एज माय कॉलेज रिपोर्ट। Now in this essay, I want to highlight the causes and its impact on different life forms. Now make this essay engaging and I want to create an awareness around it. Now इस prompt में जो मेरा context है वो है using the essay as a college report. Now अब अगर मैं prompt engineering के context में इस context word की definition की बात करूं तो ये define करता है audience जिसके लिए ये prompt है या कोई situation जिसके लिए मैं ये prompt लिख रहा हूं। ये मॉडल को हेल्प करता है समझने में कि आउटपुट कौन लिख रहा है और कहाँ यूज होगा, और ये मॉडल का स्कोप डिफाइन करने में भी हेल्प करता है। चलिए अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। नाउ इस केस में बैकग्राउंड है ग्लोबल वार्मिंग और इसका इम्पैक्ट ऑन लाइफ फॉर्म्स। नाउ बैकग्राउंड डिफाइन करता है कि ये प्रॉम्प्ट का कंटेंट क्या क्या कवर करेगा। मेन टॉपिक और सब्जेक्ट जो एलएलएम को पता होना चाहिए कंटेंट जनरेट करने के लिए। ये रिक्वायर्ड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है एलएलएम को टॉपिक को नैरो डाउन करने में, सो दैट इसका आउटपुट जो है वो मीनिंगफुल और कॉन्टेक्स्ट के स्पेसिफिक हो। चलिए अब मैं इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में रन करता हूँ। ना इस एग्जाम्पल में मैंने प्रॉम्प्ट का कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड दोनों स्पेसिफाई किए हैं और इसके आउटपुट में इसने मुझे ऐसे में कई सारे सेक्शंस दिए विद प्रॉपर हेडिंग, जैसे कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इम्पैक्ट ऑन लाइफ फॉर्म, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड द वे फॉरवर्ड, और फाइनली इसने मुझे इसका एक कंक्लूजन भी शेयर किया है। चलिए अब मैं इस प्रॉम्प्ट को जेनेरिक तरीके से लिखता हूँ और इस एग्जाम्पल में क्योंकि मैंने एक जेनेरिक प्रॉम्प्ट शेयर किया है तो मेरे को आउटपुट भी काफ़ी जेनेरिक मिला है एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रॉम्प्ट का आउटपुट जो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। अब आते हैं फोर्थ पिलर पे जो है ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड आउटपुट। और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये फोकस करता है कि हम ये कंटेंट क्यों जनरेट करना चाहते हैं और इसका पर्पस क्या है। नाउ डिजायर्ड आउटपुट की बात करें तो ये डिफाइन करता है कि हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। चलिए अब मैं आपके साथ एक नया प्रॉम्प्ट शेयर करता हूँ। राइट एन आर्टिकल फॉर अ टेक मैगजीन विच इज रेड बाय टेक enthusiasts and professionals. Now this article is about usage of AI in modern software development और ये किस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको चेंज कर रहा है। नाउ दिस आर्टिकल शुड आल्सो इंक्लूड बेनिफिट्स और एथिकल कंसर्न्स जो एआई के साथ एसोसिएटेड हैं, और मैं ये बेनिफिट्स और एथिकल कंसर्न्स हैं वो बुलेट पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ। अब सबसे पहले मैं इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जितने भी हमने एट्रीब्यूट समझे हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सो इसमें मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है आर्टिकल फॉर अ टेक्स्ट मैगजीन, और जो मेरा बैकग्राउंड है वो है यूजेज ऑफ एआई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है कोडिंग और डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस को, और इसके बेनिफिट्स और एथिकल कंसर्न्स क्या हैं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस आर्टिकल का वो है एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखना और कैसे एआई हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस को रीशेप कर रही है। जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है वो है एक आर्टिकल फॉर अ मैगजीन जिसमें मैं बेनिफिट्स और एथिकल कंसर्न्स को बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करता हूँ चैट जीपीटी में और ऑब्जर्व करते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। नाउ
नाउ चैट जीपीटी ने जो आर्टिकल जनरेट किया है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से टूल्स लाइक गिटहब कोपायलट, चैट जीपीटी और अमेजन कोड विस्पर को डेवलपर्स नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट यूज़ करके कोड जनरेट कर सकते हैं, टेस्ट स्वीट्स लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, जो इनको हेल्प करता है हाई लेवल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसके साथ इसने एआई के बेनिफिट्स और इसके एथिकल कंसर्न्स और चैलेंजेस को भी मेंशन किया है बुलेट पॉइंट में, जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया था। अब मैं इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा जेनेरिक बनाता हूं और देखते हैं कि फिर मुझे चैट जीपीटी किस तरह का आउटपुट देता है। ना इस आउटपुट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंडस्केप में जो चेंजेस हो रहे हैं एआई की वजह से, उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस है एज कंपेयर टू द प्रीवियस आर्टिकल। इसके अलावा जो इसके बेनिफिट्स और जो इसके एथिकल कंसर्न्स हैं, ये भी इसने अच्छे से दिए हैं, और वो भी बुलेट पॉइंट्स में। ऑल्दो मैंने ये रिक्वेस्ट नहीं किया था, सो प्रोबेबली पिछली रिक्वेस्ट को इसने आगे कंटिन्यू किया होगा। नाउ इफ़ यू आस्क मी, मुझे ये वाला आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा एज कंपेयर टू द पहले वाला आउटपुट। सो जब भी आप अपने प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं तो ट्रायल एंड एरर करते रहिए, जो सी कि किस तरह का आउटपुट आ रहा है और कौन सा आउटपुट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब आते हैं पांचवे पिलर, जो है ऑडियंस, स्टाइल और टोन। जब मैं ऑडियंस की बात करता हूँ तो मैं एआई को बता रहा हूँ कि मुझे किस लेवल का एक्सप्लेनेशन चाहिए, और जब मैं स्टाइल की बात करता हूँ तो मैं एआई को बता रहा हूँ कि मुझे किस तरह से ये रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर्ड चाहिए, और जब मैं टोन की बात करता हूँ तो मैं एआई को बता रहा हूँ कि मुझे इस रिस्पॉन्स का फील या एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और प्रॉम्प्ट है, यू आर अ ट्रैवल एडवाइजर क्रिएटिंग अ 5-day आइटिनरी फॉर अ फैमिली ऑफ 4 विजिटिंग कोयोटो जापान फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्प्रिंग। और इस ट्रिप में इंक्लूड करना है हिस्टोरिकल साइट्स, किड फ्रेंडली एक्टिविटीज और रिकमेंडेशंस लोकल कुजीन्स की। और प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट कर रहा है टू प्रोवाइड अ डेली प्लान विद टाइम एस्टिमेट्स। ना अब इस प्रॉम्प्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ना इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो है एक फैमिली ट्रिप टू कोयोटो ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। और अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो एक फैमिली है जिसमें बच्चे हैं, उनकी पहली विजिट है जापान की, और जो उनकी आइटनरी है वो बैलेंस होना चाहिए कल्चर और फन दोनों के साथ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रॉम्प्ट का, कि मुझे एक डिजाइन करना है प्रैक्टिकल बैलेंस 5-day ट्रैवल आइटनरी। मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो एक डे बाय डे प्लान चाहिए, और जितनी भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ उनका एस्टिमेटेड टाइम भी चाहिए। सो ऑडियंस इज अ फैमिली जिसको ट्रैवल एडवाइस चाहिए अपने ट्रैवल के हिसाब से। नाउ इसका जो स्टाइल है ये इंफॉर्मेटिव और क्लियर है, जो कि इम्प्लिसिट है, मैंने प्रॉम्प्ट में मेंशन नहीं किया। और सेम इज द केस विद टोन, जो वार्म, हेल्पफुल और एनकरेजिंग है, जो भी इम्प्लिसिट है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है। जनरली जब हम इस तरह के प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास अपना डिफ़ॉल्ट स्टाइल और टोन होता है जिसको वो यूज़ करते हैं, और जिसको वो आपके हिसाब से, जब आप इन टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलाइन भी करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट है। अब अगर हम इस आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो इसने मुझे 5 दिन की आइटनरी दी है, और हर दिन कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ मैं किस टाइम पे शुरू कर सकता हूँ और उसको एस्टिमेटेड कितना टाइम लगेगा, ये सब मेंशन किया है। इनफैक्ट हर डे को उसने थीम वाइज़ डिवाइड भी किया है। तो ये है मेरे 5 पिलर्स इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग के, और ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं यूज़ करके एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट बना सकता हूँ, जो मुझे हेल्प करेगा एक स्पेसिफिक आउटपुट डिमांड करने में किसी भी एआई टूल से। नाउ इस एक्टिविटी को और भी आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ, जिसे यूज करके आप अपने प्रॉम्प्ट्स इजीली लिख सकते हैं। तो आप इस टेम्पलेट को एज ए फिल इन द ब्लैंक यूज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉम्प्ट आपको लिखना है उसके बेसिस पे आप पहले उसका कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड आउटपुट एक्सेट्रा डिफाइन कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दिस आप अपना एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, एंड देन ट्राई इट कि वो प्रॉम्प्ट आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। बाय द वे एक बात और बताता हूँ, आप जब इस तरह से कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, आप ये सारी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी में भी डाल के चैट जीपीटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक नया प्रॉम्प्ट बना के दे। तो इस तरह से भी आप प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा 5 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव प्रॉम्प्टिंग। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा जो आपके प्रॉम्प्ट्स को और भी बेटर बनाते हैं। और ये है रोल प्ले, बाउंड्रीज, एग्जाम्पल्स और प्रॉम्प्टिंग प्रोसेस। और शुरुआत करते हैं रोल प्ले से।
और रोल प्ले के अंदर आप एआई को एक स्पेसिफिक रोल में डाल सकते हैं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर या ट्रैवल गाइड, ताकि वो उस पर्सपेक्टिव से जवाब दे सके। और जब हम रोल प्ले करते हैं तो हमें एआई से स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में जवाब मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट और यूज़फुल होता है। लास्ट एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो तो मैंने चैट जीपीटी को एक ट्रैवल गाइड के रूप में इस्तेमाल किया था। मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था, यू आर अ ट्रैवल एडवाइजर क्रिएटिंग अ 5 डे आइटिनरी। सो इसके बेसिस पे इसने मुझे वो प्रॉम्प्ट शेयर किया था। अब मैं आपके साथ इसका एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ, और इस केस में जो हमने ग्लोबल वार्मिंग पे जो एसे लिखने के लिए जो प्रॉम्प्ट मेंशन किया था, उसको अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नया स्टेटमेंट ऐड किया है, यू आर ए क्लाइमेट साइंटिस्ट विद एक्सपर्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद का जो प्रॉम्प्ट है मेरा, वो मोर और लेस सेम है। और जब आप इस प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करोगे या रन करोगे चैट जीपीटी में, तो इसका बहुत ही अलग आउटपुट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और इस आउटपुट में आप नोटिस कर सकते हैं कि किस तरह से दो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स सेम टॉपिक पे मुझे कितना डिफरेंट आउटपुट देते हैं। बाय द वे, जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने एक एक्सेल फाइल में गिटहब पर डाले हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया होगा, जिनको आप बाद में यूज कर सकते हैं और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है बाउंड्रीज। ना इस केस में मैं एलएलएम टूल के रिस्पॉन्स पे बाउंड्रीज सेट कर सकता हूँ, जैसे कोई टॉपिक इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल, क्लाइमेट चेंज वाले प्रॉम्प्ट में मैं बोल सकता हूँ कि उसमें ह्यूमंस का रोल क्या है, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उसको एक्सक्लूड कर दो या इंक्लूड मत करो। अगर मुझे किसी आउटपुट की लेंथ को लिमिट करना है, फॉर एग्जाम्पल राइट एन एसे ऑफ 2000 वर्ड्स, या कोई टाइम लिमिट सेट करनी है, जैसे राइट एन एसे, कंसिडर द चेंजेस हैपन बिटवीन 2012 टू 2025। बाय द वे, जब हम ऑडियंस और स्टाइल मेंशन करते हैं, यहाँ भी हम बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं। इसका मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। और इस प्रॉम्प्ट में मैंने फिर से ग्लोबल वार्मिंग वाला एसे लिया, और इसमें मैंने दो लिमिटेशंस ऐड करी हैं। पहला है 2000 वर्ड एसे, और दूसरा कितने एफर्ट्स किए गए हैं ड्यूरिंग 2010 एंड 2015। चलिए अब इसके आउटपुट को एनालाइज करते हैं। नाउ टू स्टार्ट विद, चैट जीपीटी ने पूरे 2 मिनट 10 सेकंड लिए हैं सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके यहाँ पे डिस्प्ले कराने में। और यहाँ पे ये मेरे को काफ़ी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप करके टेम्परेचर बढ़ा रही है। किस तरह से हम ह्यूमंस उस पे इम्पैक्ट ला रहे हैं। किस तरह से वार्मिंग ऑफ ओशियंस जो हैं उनकी केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है उस पे क्या रिस्क है। किस तरह से कोरल रीफ्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने इस ऐसे में यहाँ पे डाली है। फूड और हेल्थ और लाइवलीहुड पे क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है जब हमारा टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, और 2010 से 2015 में कितनी भी हमारी पॉलिसीज़ जो कंट्रीज़ ने या ऑर्गेनाइज़ेशंस ने बनाई हैं, उसको सारा यहाँ पे इन्यूमरेट किया है। फाइनली ये बता रहा है कि किस तरह से हम एज़ स्टूडेंट, साइंटिस्ट, सिटीज़न हेल्प कर सकते हैं इस इम्पैक्ट को स्लो डाउन करने में। बाय द वे, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे लग रहा है, इफ़ यू वांट टू रीड इट इन डिटेल एज़ वेल। और इसका प्रॉम्प्ट भी मैंने एक्सेल फाइल में शेयर किया है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। और तीसरा है एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप एआई को एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ताकि वो समझ सके कि हमें आउटपुट कैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ऐसे लिखवाना है तो आप एक कोई ऐसे का सैम्पल एआई को दे सकते हैं, सो दैट इट अंडरस्टैंड्स कि आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। और ये इनपुट आप फाइल अपलोड भी कर सकते हैं या डायरेक्ट टेक्स्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा, जहाँ पे अगेन मैं इसको ऐसे लिखने के लिए बोल रहा हूँ, और इस केस में मैं टेक्स्ट के अंदर उसको कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, सो दैट एआई समझ सके कि मुझे किस तरह का आउटपुट चाहिए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, ऑल्दो जो मैं चाह रहा था एआई ने वो नहीं किया, बट इट वेंट इन अ राइट डायरेक्शन। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को भी रिव्यू करते हैं। नाउ इस एग्जाम्पल में भी मैंने इसको 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखने को बोला है ग्लोबल वार्मिंग पे, और मैंने इसमें दो चीज़ें नई ऐड करी हैं एंड में, जहाँ पे मैंने इसको बोला है कि दो एग्जाम्पल्स मैं शेयर कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे वो अपना आउटपुट दे। और इसमें मैंने जो आंसर्स लिखे हैं क्वेश्चंस पे, वो इंग्लिश में लिखे हैं। नाउ चैट जीपीटी का जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो है 2000 वर्ड ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे इसको इम्पैक्ट दिखाना है लाइफ फॉर्म पे, और 2010 से 2015 में क्या चेंजेस हैं वो बता रहा है, और आखिरी में विद लाइट इंग्लिश स्टाइल एग्जाम्पल्स, जो मैंने इसको एग्जाम्पल्स शेयर करे हैं। और फिर मैंने इसे रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ये पूरा 2000 वर्ड्स का ऐसे दे।
ना जब हम ऐसे में आते हैं तो इसने मुझे फिर से दोबारा से ऐसे लिख के दिया है, और जो मैंने एग्जाम्पल्स शेयर किए थे हिंग्लिश वाले, जिसमें उसने हिंग्लिश में भी जगह जगह पे सेंटेंसेस बनाए हैं। जैसे अर्थ का आंसर आता है आई एम सिक और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करूं तो इसने मुझे डिफॉरेस्ट के सेक्शन में बताया है कि वी आर अर्थ ऑक्सीजन सप्लायर और हम तुम्हारी ज़िंदगी के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से इसने ये इंग्लिश वाले सेंटेंसेस पूरे ऐसे में स्प्रिंकल करे हुए हैं। नाउ जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया था तो मेरा एक्सपेक्टेशन या मेरा थॉट ये था कि मेरे को ये सारा ऐसे इंग्लिश में मिलेगा, बट इसने ये इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं वो स्प्रिंकल करे हैं। इट्स नॉट बैड, बट यस, जब भी हम एआई टूल्स पे काम करते हैं तो कभी कभी जो हम सोचते हैं वो हमें नहीं मिलता, वो बट राइट डायरेक्शन में जाता है। तो इस केस में मैं इस प्रॉम्प्ट को चेंज कर सकता हूँ या इसको फर्दर इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ कि मुझे सारा का सारा जो रिस्पॉन्स है वो इंग्लिश में दे, बजाय कि कुछ सेंटेंसेस को स्प्रिंकल करने के। ऑल्दो ये मैंने नहीं किया, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रॉम्प्ट को अपने पास यूज़ करें, और फिर अगर आपको भी ये इंग्लिश में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो इसको रिक्वेस्ट करें या सजेस्ट करें इंग्लिश में रिस्पॉन्स देने के लिए, एंड देन कमेंट एंड शेयर कि आपको क्या आउटपुट मिला। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है प्रॉम्प्टिंग प्रोसेस। ना जब भी हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं तो इट्स बेटर कि हम उन प्रॉम्प्ट्स को सोच समझ के लिखें, सो दैट एआई हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो दे या हमें राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। और इसी प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं आपके साथ 6 स्टेप्स का एक प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। तो अब जब भी कोई भी आपको अपना कोई प्रॉम्प्ट लिखना हो तो सबसे पहला काम है, आप जो प्रॉम्प्ट जिस पर्पस के लिए लिख रहे हैं, कोई टास्क है या एक्टिविटी है, उसको डिफाइन करें और आप उस टास्क से क्या इम्पैक्ट या क्या रिजल्ट चाहते हैं उसको क्लियरली डिफाइन करें। जब आपका पहला स्टेप पूरा हो तो देन उसके बाद आप प्रॉम्प्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या रोल प्ले इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो मेंशन करें। फॉलोड बाय, अगर आपको आउटपुट जो है वो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, या जो बाउंड्रीज और कोई कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको अपने प्रॉम्प्ट के लिए मेंशन करनी है तब वो भी कर सकते हैं। और फाइनली एग्जाम्पल्स अगर रिक्वायर्ड है तो। नाउ जब आप इन सारे स्टेप्स को गो थ्रू करेंगे तो जो टेम्पलेट मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले शेयर किया था, ये वाला, आप इसको फिल कर सकते हैं जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। सो वंस यू आर डन, आप एक काफी अच्छा वेल डायरेक्टेड प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा एआई से एक अच्छा रिस्पॉन्स लेने में। बाय द वे, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये जो एआई टूल्स हैं ये सब गेस वर्क पे चलते हैं, ये गेस करते हैं आंसर को। सो ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉम्प्ट्स इतने वर्क के बाद भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट ना दें, बट एटलीस्ट आपको राइट डायरेक्शन में ले जाए। तो इस केस में आपको अपने रिजल्ट्स को रिव्यू करना है और अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करना है, सो दैट यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है जिसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वर्क करेंगे, ये और बेटर होता रहेगा। तो ये थे मेरे 4 और स्टेप्स जो आपके प्रॉम्प्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अब आपके प्रॉम्प्टिंग के इस काम को और आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ 8 अलग-अलग टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ, और ये आपको हेल्प करेंगे प्रॉम्प्ट्स लिखने में किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, या कोई रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट लिखना हो तो उसके लिए, किन्हीं 2 आइटम्स को कंपेयर करना हो, कोई आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म करना है या किसी इन्फॉर्मेशन को समराइज करना है, या फिर कोई फीडबैक प्रोवाइड करना है और किसी लर्निंग पे रिफ्लेक्शन देनी हो, या फिर कोई आपको अपना एक्शन प्लान बनाना हो, इन सब के लिए मैंने टेम्पलेट शेयर करे हैं। बाय द वे, ये सारे एग्जांपल्स मैंने एक्सेल फाइल में आपके साथ शेयर करे हैं along with the examples। सो आप इन एग्जाम्पल्स को यूज करो और अपने प्रॉम्प्ट्स भी लिखो, सो दैट आपकी लर्निंग बेटर हो और इन प्रॉम्प्ट्स को आप और ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकें। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जो है प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स। जब हम प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन करने में, जो गाइड करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को टू प्रोड्यूस एक्यूरेट, रेलेवेंट और कंसिस्टेंट आउटपुट। इतना ही नहीं, ये कंफ्यूजन्स को भी थोड़ा सा दूर रखता है और जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको रिपीटेबल बनाता है जब हम उनको डिफरेंट यूज केसेस में या ऑडियंस के साथ यूज करते हैं। इन ए सेंस मैं गेज कर सकता हूँ कि जब मैं एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉम्प्ट दूंगा तो मुझे किस तरह का आउटपुट आएगा। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और रीजन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग से।
जब हम शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की बात करते हैं तो जनरली इसका मतलब होता है कि मैं एआई मॉडल को कितने एग्जांपल्स शेयर कर रहा हूं ताकि हम उसके आउटपुट को गाइड कर सके। नाउ ये जो स्टाइल है ये जस्ट इनफ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ताकि एआई समझ सके कि आप चाहते क्या हैं। और मैं आपके साथ इसके कुछ टाइप्स शेयर करता हूं। तो सबसे पहला है जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। ना इस अप्रोच में हम एआई मॉडल को बिना किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल को दिए प्रॉम्प्ट शेयर करते हैं। और ये मेरे लिए तब यूज़फुल होता है जब एआई से मुझे कोई जनरल नॉलेज या कोई इनसाइट चाहिए हो बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के, और या फिर मेरे टास्क बहुत ही सिंपल। इसके बाद आता है वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, और इस अप्रोच में मैं एआई मॉडल को सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ ताकि वो समझ सके कि मुझे किस तरह का आउटपुट चाहिए। और ये मेरे लिए यूज़फुल है जब मेरे को आउटपुट किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्टाइल में चाहिए। ना इसके बाद है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, और इस अप्रोच में मैं एआई के साथ 2 से ज़्यादा एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। और ये मेरे लिए तब यूज़फुल है जब मुझे किसी स्पेसिफिक पैटर्न या स्टाइल में ही आउटपुट चाहिए हो। और इसके बाद आता है मेनी शॉट प्रॉम्प्टिंग, जनरली जिसमें मैं 10 से ज़्यादा एग्जांपल्स एलएलएम के साथ शेयर करता हूँ। और ये मुझे हेल्प करता है जब मुझे बहुत ही कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग या कोई डोमेन स्पेसिफिक रीजनिंग की ज़रूरत हो। और आखिरी में आता है मेटा या सेल्फ जनरेटिंग शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तो इस अप्रोच में मैं एआई मॉडल को ही बोलता हूँ कि वो कुछ एग्जांपल्स जनरेट करे, एंड बेस्ड ऑन दीज एग्जांपल्स मैं एआई को प्रॉम्प्ट करता हूँ रिस्पॉन्स देने के लिए। तो चलिए मैं आपके साथ इसके कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। और ये सबसे पहला एग्जाम्पल है वन शॉट प्रॉम्प्टिंग का, जहाँ पे मैंने एआई मॉडल को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का एक एग्जाम्पल दिया है, और बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल मैंने इसको बोला है कि एक नया स्टेटमेंट इट विल रेन टुडे को हिंदी में ट्रांसलेट करे। और ये दूसरा एग्जाम्पल फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का है, जिसमें मैंने चैट जीपीटी को 4 अलग एग्जाम्पल्स शेयर करे हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के। और अगेन मैंने उसे एक स्टेटमेंट दिया है ट्रांसलेशन के लिए फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। नाउ ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। और अगर आप रिकॉल करें थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल्स के बारे में बताया था कि किस तरह से आप एग्जाम्पल्स चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि आप अपने आउटपुट को उसके हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकें। तो ये वही एग्जाम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हमने अभी फ्रेमवर्क के तौर में यूज़ किया है। अब एक एग्जाम्पल और मेटा या सेल्फ शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का। और इसमें मैंने चैट जीपीटी को बोला इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में कुछ ट्रांसलेटेड स्टेटमेंट्स या एग्जाम्पल्स शेयर करो। एंड बेस्ड ऑन दीज एग्जाम्पल्स मैंने चैट जीपीटी को एक स्टेटमेंट दिया है और बोला है कि उसको अब हिंदी और संस्कृत में ट्रांसलेट करे। एंड हियर इज द आउटपुट। आप एक्चुअली में इसको अपनी कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट्स या किसी स्पेसिफिक टेम्पलेट में डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, और उसके बेसिस पे जब ये आपको आउटपुट देगा आई एम श्योर दैट यू विल बी सरप्राइज कि किस तरह से चैट जीपीटी अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करता है या मॉडिफाई करता है बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल्स जो हम उसके साथ शेयर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रीजन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। नाउ रीजन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग में हम एआई मॉडल से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहते हैं और एनकरेज करते हैं कि वो आंसर तक पहुंचने की जो रीजनिंग है उस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करे। ये मॉडल को रिलायबल और एक्यूरेट आंसर देने में काफ़ी हेल्प करता है। हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट में इतना मेंशन करना होता है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग प्रोसेस। नाउ ये अप्रोच काफ़ी यूज़फुल है जब हमें लॉजिकल रीजनिंग वाले टास्क या मैथ या कोडिंग के कोई प्रॉब्लम्स या कोई डिसीजन मेकिंग वाले टास्क को सॉल्व करना होता है। और इसकी एडवांटेजेस हैं, ये अप्रोच मॉडल को स्लो करके लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स करता है। ये मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स की एक्यूरेसी को काफ़ी बढ़ाता है और हमें लर्निंग में हेल्प करता है क्योंकि हमें आंसर के पीछे की रीजनिंग भी दिखती और समझ आती है। अब इसके 3 फ्लेवर्स हैं जो हैं चेन ऑफ थॉट, ट्री ऑफ थॉट एंड प्रॉम्प्ट चेनिंग। तो हम शुरुआत करते हैं चेन ऑफ थॉट से। और चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग अप्रोच में हम लोग मॉडल को स्टेप बाय स्टेप सोचने के लिए बोलते हैं बिफोर इट गिव्स अ फाइनल आंसर। यहाँ पे एआई रीजनिंग चेन जनरेट करता है जिसमें हर स्टेप लॉजिकली पिछले स्टेप से कनेक्टेड होता है और फाइनली आंसर एंड में डिराइव करता है। इसका मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। नाउ इस एग्जाम्पल में मैंने चैट जीपीटी को एक मैथ का सवाल दिया है जहां मैं इससे पूछ रहा हूँ कि सिटी ए, बी और सी हैं और इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर का है। और जब
एक ट्रेन ट्रैवल करता है सिटी ए से सिटी बी की तरफ, तो 40 किलोमीटर्स की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। बी से सी के लिए वो 60 किलोमीटर्स की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, और वापसी की जो जर्नी है फ्रॉम सी टू ए, वो थ्रू आउट उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करी है। अब जो सवाल है वो कि मुझे एवरेज स्पीड बताओ इस ट्रेन का फॉर द एंटायर जर्नी, और इसके लिए मुझे उसने आंसर सारा स्टेप बाय स्टेप दिया है। तो सबसे पहले इसने सिटीज़ ए और बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप में इसने मुझे ऑनवर्ड जर्नी सिटी ए से बी के बीच में और बी से सी के बीच में बताई, जो कि 1.5 और 1 घंटे की है। रिटर्न जर्नी जो है हमारी वो 2 घंटे की है, क्योंकि थ्रू आउट इसने 60 की स्पीड से ट्रैवल किया है। सो 240 किलोमीटर के ट्रैवल के लिए हमने टोटल 4.5 घंटे लगाए हैं, और एवरेज स्पीड इसके बेस पे इसने 53.33 किलोमीटर कैलकुलेट करी है। सो ये है एक एग्जाम्पल सीओटी का। अगला है ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, जो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का एक्सटेंशन है, जिसमें मल्टीपल रीजनिंग पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसी एक्टिविटी का होता है, जिसमें एआई डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करता है और बेस्ट सोल्यूशन चूज करता है। तो इसमें हर स्टेप पर मल्टीपल ऑप्शन या ब्रांचेस जनरेट हो सकते हैं, और इन ब्रांचेस की इवैल्यूएशन के बाद हमें एक फाइनल आंसर मिलता है। इसका भी मैं एक आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ ना। इस एग्जांपल में मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि वो एक ई कॉमर्स कंसल्टेंट की तरह एक्ट करे, और मेरे को जो 70% शॉपिंग कार्ट जो अबैंडन हो रहा है, जो सेविंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसको मैं कैसे एड्रेस करूँ, उसकी स्ट्रैटेजीज दे। और उसके लिए वो ट्री ऑफ थॉट अप्रोच यूज़ करे, और मेरे को हेल्प करे कि मैं किस तरह से अपने यूएक्स या यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव करूँ, ताकि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। और इसके लिए इसने मुझे 7 आइडिया सजेस्ट करे, और हर आइडिया के अंदर इसने 3 सब आइडियाज़ मेंशन किए हैं। और इसने हर सब आइडिया को इवैल्यूएट किया है, जैसा कि मैंने प्रॉम्प्ट में बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, इम्पैक्ट, स्केलेबिलिटी और उसके प्रोज एंड कॉन्स। और फाइनली बेस्ड ऑन इट्स एनालिसिस इसने मुझे जो उसकी मोस्ट प्रॉमिसिंग इम्प्रूवमेंट है वो सजेस्ट करी है, जो है गेस्ट चेकआउट एंड अर्ली ईमेल कैप्चर फॉलोड बाय शो शिपिंग टैक्स एस्टीमेट ऑन कार्ट। इतना ही नहीं, इसने एंड में मुझे इसके स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान भी शेयर किया है। और तीसरा है प्रॉम्प्ट चेनिंग, और इसे मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैं एक बड़े टास्क को छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ, और हर स्टेप का आउटपुट नेक्स्ट स्टेप का इनपुट होता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरे प्रॉम्प्ट को एक्यूरेट, मैनेजेबल और अंडरस्टैंडेबल बना देता है। सिंस मैं एक स्टेप पर ही फोकस कर रहा हूँ, तो मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि हर स्टेप का आउटपुट प्रॉपर है बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। चलिए इसका भी मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। और इस केस में मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि मेरे को 3 नए आइडियाज़ दो सस्टेनेबल लिविंग को लेके, और जिसके बेस पे इसने मुझे कम्युनिटी एनर्जी, स्मार्ट फूड वेस्ट एक्सचेंज और सर्कुलर क्लोथिंग सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 आइडियाज़ सजेस्ट करे हैं। नाउ बेस्ड ऑन दीज 3 आइडियाज़ मैंने इसको सजेस्ट किया कि एक बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करो, और जिसको उसने फिर फर्दर और डिटेल दिया है, जो है कम्युनिटी एनर्जी शेयरिंग एंड माइक्रो क्रेडिट्स। नाउ बेस्ड ऑन दिस सिलेक्शन मैंने फिर इसको वो रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक आउटलाइन दो ब्लॉग पोस्ट की बेस्ड ऑन द चोजन आइडिया, और एज ए रिजल्ट इसने मुझे 8 सेक्शंस का एक ब्लॉग का आइडिया दिया है। और जो मैंने इसका लास्ट प्रॉम्प्ट लिखा है, मैंने इसको बोला है कि इन पॉइंट्स को एक ब्लॉग पे कन्वर्ट करें जो 700 से 800 वर्ड्स का हो। तो इस तरह से मैं प्रॉम्प्ट चेनिंग को यूज़ कर सकता हूँ कि एक प्रॉम्प्ट का आउटपुट उसके सब्सिक्वेंट प्रॉम्प्ट का इनपुट बने, और इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट या अपने टास्क को अचीव करूँ। इसी के साथ मैं इस सेशन को कंक्लूड कर रहा हूं, एंड आई होप कि इस सेशन के बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गए होंगे, और ये आपको हेल्प करेंगे आपकी लर्निंग और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मल्टीपल टाइम्स। इस सेशन में जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज़ करे हैं वो सब मैंने गिटहब पर शेयर करे हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है। इतना ही नहीं, मैंने इसके साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स शेयर करे हैं, प्लस एक्सरसाइजेज जो आपको अपनी लर्निंग को और भी बेटर करने में हेल्प करेगी। चलिए अब मैं रैप अप करता हूँ इस सेशन की समरी के साथ। मिलूंगा आपसे फिर, तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।